अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो 3 कंसेप्ट्स हैं। पहले कंसेप्ट का जो नाम है वो है एटॉमिक नंबर, सही है। और दूसरा जो है कंसेप्ट वो है एटॉमिक मास, और तीसरा है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, तीनों कंसेप्ट ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। मैंने ना पिछली क्लासों में ये समझाया था आप लोगों को कि दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है। जैसे कि ये डाइस है रखा हुआ, ये टेबल्स हैं या चेयर्स हैं, ये भी ज़ाहिरी बात है छोटी से छोटी चीज़ से मिलकर बनी है। मैंने बताया था दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा एटम होता है। एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बनते हैं। वो सारी कहानी जो है वो आगे की कहानियाँ थी। लेकिन मैंने क्या बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा ज़र्रा क्या होता है? एटम। और एटम फिर और मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, फिर और मिलते हैं तो फलाना ढिमकाना, मतलब लंबी होती रहती है। सबसे छोटा ज़र्रा कौन सा है? एटम। आज एक नया कंसेप्ट ये देने जा रहा हूँ कि जैसे एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एटमों को मिला के बनता है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई सबसे छोटा ज़र्रा तो एटम है। बड़ा सा हमारे पास कंपाउंड है, उसको तोड़ा तो एलिमेंट है, उसको तोड़ा तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा तो एटम है। तो मैं पता है एटम भी कुछ चीज़ों से मिलके बना है, और ये है आज का नया कंसेप्ट। एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, और उन चीज़ों के नाम है ये, जो कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहला उस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो जाके बनता है एटम। ठीक है। अच्छा, देखा जाए ना तो अच्छा, माइक्रोस्कोप का पता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है? हाँ, बहुत छोटी सी चीज़ को कोई बहुत बड़ा करके दिखाना वो माइक्रोस्कोप का काम है। अब जैसे कि टेबल पे कितने मट्टी के ज़रात है, कितने जरासीम है टेबल पे, मुझे नहीं नजर आ रहे। माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मुझे बकायदा जर्म्स नजर आएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। तो एक एटम छोटा सा अगर आपकी आंखों के सामने होगा तो आपको नजर नहीं आएगा एटम इतना छोटा होता है। जूम कर करके देखोगे तो एटम नजर आएगा। फिर एटम को भी मजीद जूम कर करके देखोगे ना, जैसे अभी तो एटम देख रहे हो तो बिल्कुल इतना बारीक सा एटम, बहुत मुश्किल हो रही है देखने में। इसको जूम कर करके देखा तो ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो है वो क्या है? एटम है। इतना बड़ा हमें नजर आने लग गया एटम। जब हमने एटम के अंदर झांका ना, तो एटम के ना कुछ होते हैं ऐसी लेयर्स होती है, जैसे प्याज की लेयर्स नहीं होती है आनियन की, ऐसी एटम्स की भी लेयर्स होती है। परफेक्ट सर्कल कौन बना सकता है? अच्छा, एटम की भी क्या होती है? कुछ लेयर्स होती है। अच्छा, इन लेयर्स में ना घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर माइक्रोस्कोप होगा तो माइक्रोस्कोप से जूम करके देख सकते हैं। मतलब मैंने क्या बताया कि एटम भी मजीद किन 3 चीजों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जितने भी ई है ना, ये जितने भी ई है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। हाँ, पूछो पूछो पूछो। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। अरे पूछो, बोलो। अच्छा, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक तो आता है एटम, सही है, जो सबसे छोटा था। हमने जब एटम के अंदर मजीद झांका तो हमें पता चला एटम के अंदर भी कुछ लेयर्स हैं। उन लेयर्स पे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, एटम के सेंटर में एक ठोस पार्ट होता है, मतलब बहुत सॉलिड किस्म का ना, एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है। इस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। हमारे पास पूरा एटम होता है, एटम के शेल्स में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और एटम के सेंटर में एक होता है पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक जगह देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, ये न्यूक्लियस ना 2 चीजों को मिलकर बनता है। पहली चीज है प्रोटॉन, और दूसरी चीज है, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा जर्रा है एटम। वो एटम मिलके बना है 3 चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जिसमें इलेक्ट्रॉन सर एटम के कोनों में घूम रहे होते हैं राउंड राउंड। सेंटर में जो न्यूक्लियस वाला एरिया कहलाता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एटम का। ये पूरा स्ट्रक्चर है एटम का। अगला चैप्टर में पूरे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाओगे तो अगले चैप्टर में भी ये चीज नजर आ जाएगी। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि एटम में एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और कहाँ कहाँ पर होता है, लोकेशन भी बता दी मैंने। इलेक्ट्रॉन एटम के कोनों में घूम रहा होता है। दूसरी चीज है प्रोटॉन जो कि एटम के सेंटर में होता है यानी न्यूक्लियस में होता है। और तीसरी चीज है हमारे पास न्यूट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस में बीच में ही होती है एटम के। यहां तक कहानी क्लियर है। अब जरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि गोल्ड, सोना जो होता है वो भी तो एक एलिमेंट है ना। गोल्ड का भी सबसे छोटा सारा एटम ही होगा। अच्छा, इसी तरीके से सिल्वर, चांदी, चांदी भी तो एक एलिमेंट ही है ना। चांदी का भी सबसे छोटा सारा एटम ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास और एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी एक मेटल है, एक चीज़ है, एलिमेंट है। एल्युमिनियम का भी सबसे छोटा ज़रा क्या होगा, एटम होगा। सर दुनिया में सारी चीज़ों का सबसे छोटा ज़रा एटम ही है ना। लेकिन क्या सोने के एटम में और चांदी के एटम में फ़र्क नहीं होगा? फ़र्क तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। गोल्ड का एटम अलग होगा, सिल्वर का एटम अलग होगा, ब्रोंज का एटम अलग होगा, एल्युमिनियम का एटम अलग होगा, टिन का एटम अलग होगा, हर चीज़ का एटम अलग अलग होगा। दुनिया में कोई भी एटम उठा लो, दुनिया में कोई भी एटम उठा लो, वो अलग अलग पता ही क्यों होगा? क्योंकि एक एटम में मिसाल के तौर पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे गोल्ड है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का एक एटम लिया, गोल्ड का, पता चला इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। सेंटर में जब झांका किसके, गोल्ड के एटम के, तो हमें पता चला 5 न्यूट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। ये था गोल्ड का एटम। अब मैंने ली चांदी, चांदी का एक एटम निकाला यानी कि सिल्वर, सिल्वर का एक एटम निकाला, इसमें झांका तो पता चला कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे। ऐसे दुनिया के तमाम एटम्स जो है, तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जाहिर बात है कि दुनिया के, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अलग अलग एलिमेंट्स है। तो हर एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा कौन सा है, एटम। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या अगर सोने का एटम है और एक चांदी का एटम है तो दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? क्या फर्क होगा? सर ये फर्क होगा कि जो सोने का एटम है ना उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थोड़े से ज्यादा होंगे। चांदी के जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़े से कम होंगे। हो सकता है कोई दूसरा एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग क्वांटिटी में हो। मिसाल के तौर पे एक आसान मिसाल लेते हैं। तुम्हें भेजा गया सब्जी की दुकान पे, तुम्हें भेजा गया फ्रूट की दुकान पे, तुमने जाके मिक्स सब्जी उठाई और डाली, उसमें तुमने मिक्स फ्रूट्स डाले। थैली तो तुम्हारे हाथ में भी, थैली तुम्हारे हाथ में भी है। तुम्हारी थैली में क्या मौजूद है, सब्जियां, और तुम्हारी थैली में क्या मौजूद है, फ्रूट्स। ठीक है, तो है तो दोनों थैलियां ही, शॉपर्स ही हैं, बैग्स ही हैं, लेकिन चीजें अंदर अलग अलग मौजूद है ना। तो इसी तरीके से चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, टेन हो, कोई भी चीज हो, दुनिया की वुड हो, कोई भी चीज हो, हर चीज का एटम तो है ही, लेकिन एटम मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है? किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, किसी में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, किसी में प्रोटॉन कम होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन कम होते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन तमाम चीजों के एटम्स तो है ही है, जाहिर बात है, एटम के बगैर तो वो चीज बन ही नहीं सकती ना। लेकिन हर दुनिया की चीज के एटम अलग अलग हैं। जैसे सोने का एटम अलग है, लकड़ी का एटम अलग है, प्लास्टिक का एटम अलग है, पेपर का एटम अलग है। उस एटम के अंदर चेंजेस क्या होती हैं? कुछ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कुछ में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो कुछ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कम होते हैं। तो समझ में आ रही है थोड़ी सी बात? एटम तो दुनिया की हर चीज में मौजूद है, दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, लेकिन उन एटम्स में थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली है। और किसकी तब्दीली है? उस एटम की क्वांटिटी की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि उसके अंदर चीजें कितनी मौजूद हैं। तो क्योंकि एक बात है ना कि मैं यहाँ पर ना सोने का बार ला के रख दूं, बराबर में रखूं चांदी, दोनों ही एटम से मिलके बनी है। बहुत सारे एटम्स मिले थे, एक मॉलिक्यूल बना था, मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बना, कंपाउंड मिलके एलिमेंट बने, सही है तो दोनों ही हमारे पास क्या, एक सोना है और एक चांदी है।
दोनों के सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना दोनों के एटम्स में। तो किस चीज का फर्क होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी का। किसी में क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ज्यादा होगी, किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम होगी। तो इसी तरीके से एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो लकड़ी के एटम से मिलकर बनी है, प्लास्टिक भी एटम से मिलकर बना है। बोलो नहीं सर लकड़ी का एटम प्लास्टिक का एटम तो सेम है, नहीं हो ही नहीं सकता ना, चीजें ही अलग हैं दो। तो क्या फर्क होगा सर? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी में फर्क होगा, कुछ में ज्यादा क्वांटिटीज होंगी, कुछ में कम क्वांटिटीज होंगी, तो ये फर्क है, ठीक है। खैर, एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक एटम है गोल्ड का, ये एक एटम है, एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, अगर ये एक एटम है गोल्ड का, तो मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या क्या क्वांटिटी होगी? इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी 10, प्रोटॉन की क्वांटिटी होगी 5, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी होगी। ये एटम किसका था? गोल्ड का। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है? 10, प्रोटॉन की कितनी है? 5, और न्यूट्रॉन की कितनी है? 5। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ना बेटा गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, तुम लोग मुझे जवाब दोगे सर गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 5। बिकॉज एटॉमिक नंबर का मतलब है कि कितने प्रोटॉन्स एक एटम में मौजूद है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? कि कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, मौजूद है किसमें? अच्छा, न्यूक्लियस तो पता ही है ना कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने ज्यादा प्रोटॉन मौजूद है, वो कहलाता है हमारे पास क्या? एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, और क्लियर होगा। अब ना मैंने कहा कि नहीं, ये एक एटम है और ये एक एटम है कॉपर का। ये एक एटम है किसका? कॉपर का। अच्छा, अब जाहिर बात है कॉपर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी अलग अलग होगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल कुछ और है, वो नंबर्स याद करने पड़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कॉपर का जो एटम है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि बेटा कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आप मुझे पता है क्या जवाब दोगे? सर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्योंकि एटॉमिक नंबर से पूछने से मुराद मेरा ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, मैं कॉपर का एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, मैं गोल्ड का एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ का अगर एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, तो एटॉमिक नंबर पूछने से मुराद क्या है? कि उसमें कितने प्रोटॉन शामिल हैं, सिंपल, उसमें कितने प्रोटॉन शामिल हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं टिन की। टिन क्या होता है? जिसकी आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हो, कैन, वो टिन से बनता है। मिसाल के तौर पर टिन की एग्जाम्पल लें हम। मैं पूछता हूँ कि बेटा अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ टिन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? कोई भी रैंडम नंबर बताओ। मिसाल के तौर पर तुम लोग बोले सर टिन में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। टिन में कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं? 5 फॉर एग्जाम्पल मौजूद होते हैं। टिन में कितने न्यूट्रॉन? 3। चलो, तो ये एक रैंडम नंबर अपने हिसाब से लिखे थे। ये रैंडम इस तरह से होता नहीं है, याद करने पड़ते हैं, हर किसी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है याद करने पड़ते हैं। अभी तक मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा था? टिन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, टिन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो जितने प्रोटॉन है ना, बस वही एटॉमिक नंबर होता है, जो प्रोटॉन है वही। अच्छा, क्या अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होंगे ना, तो उनमें प्रोटॉन की क्वांटिटी भी अलग अलग होगी। तो अगर किसी भी एटम के अंदर मौजूद कितने प्रोटॉन शामिल हैं, सिर्फ उसका सवाल पूछा जाए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? कि किसी भी एटम में प्रोटॉन कितने शामिल है, बस। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने शामिल है, ये नहीं, किसी भी एटम में सिर्फ प्रोटॉन कितने शामिल है। तो अब ये पूछते हुए अच्छा नहीं लगता कि यार इस एटम में प्रोटॉन कितने शामिल है, बेहतर है आप पूछ लो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम एटॉमिक मास पे। हुआ ये कि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हमारे पास ये एटम किसका था? टिन का, सही है। अच्छा, जो न्यूक्लियस एरिया है सेंटर वाला, इसमें क्या क्या दो चीजें शामिल होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये टिन का ना वापस से डाटा लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने थे टिन में? 10 थे ना। प्रोटॉन कितने थे? और न्यूट्रॉन थे 3।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टिन का, अच्छा एटॉमिक नंबर क्या है, आप सीधा सीधा बोल दो कि सर 5, क्योंकि मैंने आपसे बेसिकली पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसी टिन का एटॉमिक मास क्या है, तो आपने पता है क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को कर देना है प्लस, यानी 5 और 3 बन गए, तो आप बोलोगे सर इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 8। बेसिकली व्हेन आई एम आस्किंग यू गाइस दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, सो बेसिकली आई एम आस्किंग कि उसमें प्रोटॉन्स कितने शामिल हैं। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एटॉमिक मास बताओ, तो मैं किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की अमाउंट पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने मौजूद हैं। आदि को ये बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, हमजा को आ रही है बात समझ में, यूसुफ को आ रही है, आप दोनों को आ रही है, ये दिमाग में फ्री फायर चल रहा है। जाओ दो, क्या चल रहा था मोबाइल पे, लॉक लगाया हुआ है। एग्जैक्टली जैसे कि एक एग्जाम्पल, अच्छा एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ, सम यानी कि प्लस करना, सम ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लस करना, एटॉमिक मास सम ऑफ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होता है ना, तो किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन शामिल हैं उनको प्लस कर दो, तो बेसिकली आप बता दोगे मुझे क्या, एटॉमिक मास। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होगी ये क्लियर होने में, लेकिन आगे जाते जाते हाँ बहुत आसान जो है ना वो लगने लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम किन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो आप क्या बताओगे, एक एटम किन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। अच्छा इलेक्ट्रॉन वैसे एटम के कहाँ पर होता है, साइड्स पे घूम रहा होता है, सही है, इलेक्ट्रॉन एटम के साइड्स पे घूम रहा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ मौजूद होता है, बीच में, वो बीच वाले एरिया का कोई नाम भी है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप मुझे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने शामिल है वो बताओगे। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके आप बताओगे। एग्जाम्पल दी हुई जैसे नाइट्रोजन है, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन एक गैस है, अक्सर वो देखा है आप लोगों ने, पता नहीं शायद देखा हो, कुछ मॉल्स वगैरह में ना वेफर्स मिलते हैं और उसमें उसको खाओ ना तो धुआं निकलने लगता है मुंह से, और धुआं निकल रहा होता है वेफर्स में से। ये तो कभी शादियों में गए हो तो शादियों की एंट्री में जो है दूल्हा दुल्हन जब आ रहे हो तो साइड से धुआं निकल रहा होता है। तो हाँ उसके कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक से धुआं, सोडा है सोडे से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ना वो जो चीज़ डालते हैं ना अंदर, वो डालते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन खासतौर पर बहुत ठंडी होती है, वो जब एकदम से किसी चीज़ में डाल देते हैं ना हम, तो वो धुएं अपने निकालने लगती है। जैसे फ्रिज से बर्फ निकालते तो धुआं नहीं निकल रहा होता है बर्फ से, लिक्विड नाइट्रोजन बर्फ से भी बहुत 100 गुना ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस वजह से, अच्छा अक्सर कुछ आइसक्रीम्स वगैरह आप मंगवाओ तो उसमें एक आइस आती है, इसे ड्राई आइस कहते हैं, यानी उस बर्फ में से बहुत धुआं निकल रहा होता है और वो पानी नहीं बनती है वो बर्फ, वो सीधा भाप बन के उड़ जाती है, इतनी ठंडी बर्फ होती है, बहुत ठंडी बर्फ होती है, वो आइसक्रीम को फ्रोजन रखती है, स्किन पे चिपक जाती है, ड्राई आइस कहते हैं उसको, वो भी नाइट्रोजन से बनती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहोगे बेटा, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखोगे तो आप समझ में आने लग जाएगा कि यार ये चीज़ क्या थी और क्या नहीं थी। तो हमारे पास नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, मैंने बता दिया नाइट्रोजन क्या चीज़ होती है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का आइडिया होगा, बड़ी ठंडी सी एक चीज़ होती है, जाहिर बात है नाइट्रोजन भी एक चीज़ है तो इसका भी एटम होगा। अच्छा इसके एटम में एक अज्यूम करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 10। अच्छा इसमें ना 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर, न्यूट्रॉन होगा, ये करेक्ट कर लेना। अच्छा तो हमारे पास नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। पूछा जा रहा है उसका एटॉमिक मास क्या है, किस तरीके से, कि 7 एटम्स, मतलब एटम के अंदर मौजूद 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स को अगर प्लस कर दो तो आंसर आता है 14 आपके पास। तो जब प्रोटॉन्स कितने मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, इनको क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो हमारे पास आंसर किसका आ जाता है, एटॉमिक मास का आ जाता है। क्लियर हो रही है ये बात, आखिर यहां तक दिमाग में एब्जॉर्ब करो।
वरना दिमाग में एब्जॉर्ब करवाने की और भी टेक्निक्स हैं। हो रहा है दिमाग में एब्जॉर्ब, जा रहा है इससे इससे दिमाग में। हमजा का बेटा क्या हो रहा है हमजा? इधर दो इधर दो, पीछे ही बैठा हुआ है। 16 प्रो मैक्स, आगे की क्लास इसी तरीके से होगी। अच्छा जी, क्यों करते हैं आईफोन वाले ऐसे? वैसे नीचे से ऐसे पकड़े हुए होते हैं। एप्पल देखे ना, हाँ ऐसे बिल्कुल नीचे से गिरे हुए, कोई मसला नहीं, ऐसे बिल्कुल नीचे से। हम्म। अच्छा जी, मुझे मैं जब स्कूल टाइम में था ना, तो उस टाइम पे मैंने, क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ा है, अच्छा स्कूल था, तो वहाँ पर यूजुअली जो है वो बच्चे आईफोन्स अपने लेके आते थे। कभी पार्टी हो रही है तो आईफोन लेके आ रहे हैं, कभी जो है वो कोई पिकनिक पे जा रहे हैं तो वो आईफोन्स लेके आ रहे हैं। अच्छा मेरे पास नहीं होता था आईफोन। हाँ आईफोन 8, आईफोन 7, 6, ये बहुत बड़े होते थे उस टाइम पे, लेटेस्ट आईफोन थे ये। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था तो वहाँ पर जो है वो बच्चे ला रहे होते थे आईफोन। हाँ हाँ चल रही है ना, तो चलने कोई मसला नहीं है। तो ये है कि मैं ये सोच रहा होता था यार मेरे पास भी होना चाहिए आईफोन, लेकिन सीधी सी बात है भाई, मेरी कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि मैं जो है ना वो आईफोन परचेज कर सकूँ उस टाइम पे। करते 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 अपनी एजुकेशन में पहले फोकस किया, एजुकेशन को एक्सेल किया, एजुकेशन पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। मैट्रिक में मैंने A+ ग्रेड्स उठाए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने ऑल ओवर कराची पोजीशन हासिल करी, ग्रेजुएशन करी, CA में दाखिला लिया, और करते करते जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अब जाके मतलब 6-7 महीने पहले मैंने अपना पहला आईफोन लिया। कहने का मकसद है क्या चीज़, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हाँ मोबाइल था, मतलब नॉर्मल जो एंड्रॉयड होता है 20-25 हज़ार रुपये वाला नॉर्मल मोबाइल यूज़ कर रहा होता था। तो ये है कि मेरा एक काइंड ऑफ ड्रीम टाइप था कि यार लेटेस्ट आईफोन और ये सब जो है ना वो होना चाहिए। लेकिन आप अपने ड्रीम खुद पूरे कर सकते हो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तुम लोगों की एज में था जब मैंने ये ख्वाब देखा, 5-6 साल बाद उसको हकीकत बना दिया। रिक्वायर्ड क्या होती है, मेहनत और हार्ड वर्क। मेहनत और हार्ड वर्क से जो है वो आप अपने बहुत सारे गोल्स और एम्स अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर मेहनत और हार्ड वर्क नहीं है तो आप बिल्कुल फारिग हो। जैसे यूसुफ अभी कसाई बनने की अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में किस तरीके से जाएगा। एक चीज जहन में रखनी है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, देखना क्या है ये। अच्छा एटॉमिक मास का मतलब P+N लिख सकते हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, P+N, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता, एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या था? मतलब बहुत सारे छोटे 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 एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। एक एटम, सिर्फ एटम, सही है। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल। बहुत गौर से समझना, हल्का सा भी मिस कर दिया कोई बात नहीं, कीबोर्ड तो आ रहा है ना, बस सही है। अच्छा एक एटम में, इसमें ना अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम एक अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एटम्स हैं। टोटल कितने एटम्स हैं? बहुत गौर से समझना, एक भी कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान से निकला ये पूरा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा मॉलिक्यूलर मास का। एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जो कि बना है किससे मिलके, 10 एटम्स से मिलकर। अच्छा ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये अच्छा ये तो एटम्स हैं, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका है गोल्ड का, गोल्ड के 10 एटम्स मिले तो एक मॉलिक्यूल बना। जाहिर सी बात है जब गोल्ड के एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल भी तो गोल्ड का ही बनेगा ना, ऐसा तो नहीं गोल्ड का एटम मिलके सिल्वर बन रहा है, नहीं ना, गोल्ड का एटम मिलके गोल्ड ही बनेगा। इसका ना एक एटम उठाया, एक एटम को उठा के यहाँ पर ले आए, अकेला एटम हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ इस एटम का एटॉमिक मास मालूम करो, इस एटम का क्या मालूम करो,
अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है सर? P प्लस m, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर प्लस करते हैं एक एटम के मॉलिक्यूल में तो वो एटॉमिक मास बनता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं, ये जो 10 एटम का एक मॉलिक्यूल था, इसमें से एक एटम उठा के लेके आए ना, इस एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो ये बन गया गोल्ड का एटम। क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा, अब इसको मजीद जूम किया, इसी एटम को जूम किया तो ऐसा बना हुआ आया। इसमें हमने गिनना शुरू किया तो हमें पता चला कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और चलो 5 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसको जूम करके हमें ये पता चला एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल के अंदर 10 एटम्स मौजूद थे, उनमें से एक एटम को निकाल के साइड पे लेके आए, उसको हमने जूम किया, हमें पता चला एक एटम, गोल्ड के एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन शामिल है। तो अब अगर मैं पूछता हूं कि इस एटम का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या करोगे? पी और एन को प्लस कर दोगे और क्या बता दोगे? 13। पी और एन को प्लस कर दोगे तो क्या बता दोगे? 13। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड के एक एटम का एटॉमिक मास है 13। गोल्ड के एक एटम का एटॉमिक मास क्या है? 13। अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 2 मिनट रुकना बस। क्या चीज? हाँ, हो तो रही है, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना आज के। अच्छा जी, तो हाँ, नहीं 2-3 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, फिर जाना। अच्छा जी, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करना। तो हमने जब देखा एटम को बड़ा किया, हमने झांका उसके अंदर तो पता चला भाई 8 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, तो दोनों को प्लस किया तो पता चला एक एटम का एटॉमिक मास क्या है? 13। अब मुझे ये बताओ, जब एक एटम का एटॉमिक मास 13 है तो टोटल हमारे पास एटम्स कितने थे? 10 थे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इसको भी करेंगे, 13 10 से ये होता है 130। आ रही है बात समझ में? एक एटम का एटॉमिक मास कितना था? 13। लेकिन एक मॉलिक्यूल में 10 एटम्स थे, तो एक का जब 13 था तो 10 के 130 हो जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? ये जो 130 है ना, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, यानी सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को अगर प्लस करो तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बात? कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 10 एटम्स हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 13 है, तो 10 एटम्स का कितना होगा एटॉमिक मास? 130। तो बेसिकली ये जो 130 है ना, ये इस पूरे मॉलिक्यूल का मास है, क्योंकि एक एटम का 13 था ना, 10 एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल का कितना बन गया? 130। तो ये बन गया बेसिकली क्या हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ क्लियर है? घर पे जाके ये वीडियो भी एक दफ़ा देख लेना, मैं आज ही कोशिश करूँगा अपलोड करवा दूँ, ये लिंक इसका शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ताकि रिवाइज हो जाए एक दफ़ा और ये सारी चीज़ें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है अभी तो पूछ लो। हो रहा है क्लियर? सही है, शाबाश, ऑफ कर लो।